आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सावरकर पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने की। लाइफ लॉ के मुताबिक जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या आपके क्लाइंट को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि उन्हें यानी राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आपने एक अच्छा कानूनी मुद्दा उठाया है और आपको स्टे का हक भी है, हमें यह मालूम है, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल की जानकारी ही नहीं है। जस्टिस ने कहा कि वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक दल के नेता हैं, तो फिर ऐसे मामलों को क्यों भड़काते हैं? आप अकोला जाकर ऐसे बयान देते हैं जहां सावरकर की पूजा की जाती है, ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा बयान क्यों देते हैं? आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साल 2022 में सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने महाराष्ट्र में आयोजित एक रैली में वीर सावरकर को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद भारत में न रहे। बता दें कि भारत ने गुरुवार को 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी। इस बीच सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया है और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा के बाद भारत में न रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम के आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचकर मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर चर्चा की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि यह एक भयानक त्रासदी है। मैं यहाँ के हालात जानने और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयानक हमले की निंदा की है और इस समय वे राष्ट्र के साथ हैं। मैं घायल हुए लोगों में से एक से मिला हूँ। मेरा प्यार और स्नेह उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कल हमने सरकार के साथ बैठक की और पूरे विपक्ष ने इस हमले की निंदा की। इसके साथ ही हमने सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को पूरा समर्थन दिया है। जो कुछ हुआ है उसके पीछे समाज को विभाजित करने का विचार है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। ऐसे में यह जरूरी है कि हर भारतीय एकजुट होकर आतंकवादियों की नापाक कोशिश को विफल करें। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह दुखद है कि कुछ लोग कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में हमारे भाइयों और बहनों पर हमला कर रहे हैं। हमें इस वक्त एकजुट होकर आतंकवाद को हराना है। इस घृणित काम से लड़ने और आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने के लिए हमें एकजुट और साथ खड़ा होना होगा। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शिवसेना यूबीटी के विधायकों की अनुपस्थिति पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्मनाक है लेकिन अपेक्षित था। देवरा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक में यूबीटी का एक भी सांसद नहीं आया। जब देश को सुरक्षा पर एक आवाज की जरूरत है तो रोजाना माइक पर चिल्लाने वाले अचानक चुप हो जाते हैं। पीटीआई के मुताबिक शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने हमले पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर बताया था कि वह और संजय राउत इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का शुक्रवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। वो 84 साल के थे। उन्होंने बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव शरीर 27 अप्रैल को अंतिम दर्शन के लिए ब्रह्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत की वैज्ञानिक और शैक्षणिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के निधन से मुझे बहुत गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र के लिए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और निस्वार्थ योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
उन्होंने इसरो में बहुत परिश्रम के साथ काम किया, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके लिए हमें वैश्विक मान्यता भी मिली। उनके नेतृत्व में महत्वाकांक्षी उपग्रह प्रक्षेपण भी हुए और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। बता दें कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन 1994 से 2003 तक इसरो के चेयरमैन रहे। वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कर रही समिति के भी चेयरमैन थे। भारत सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस अमेरिका के साथ समझौते को तैयार है। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया कि कुछ तत्वों को ठीक से समायोजित करने की जरूरत है। उन्होंने CBS न्यूज से कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का मानना है और मैं सही मानता हूं कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा सोशल मीडिया पर पूरी तरह ट्रोल होते नजर आ रहे हैं। वह पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को भारत बुलाने के मुद्दे पर लगातार यूजर्स के निशाने पर हैं। इसी बीच अब उन्होंने ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मेरी ईमानदारी पर सवाल उठते देखना दुखद है। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल अगले महीने 24 तारीख को बेंगलुरु में NC क्लासिक इवेंट का आयोजन होना है। भारत में विश्व एथलेटिक्स A लेवल इवेंट के आयोजक के रूप में नीरज ने दुनिया भर के शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ियों को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम को भी इवेंट के लिए बुलावा भेजा था। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशवासी गुस्से में हैं और इस वजह से नीरज चोपड़ा को भी आलोचना का शिकार होना पड़ा। अरशद नदीम को भारत में होने वाले इवेंट के लिए आमंत्रित करने पर नीरज की आलोचना होने लगी। लोग उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाने लगे। अब सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना और उनकी देशभक्ति पर उठे सवालों के बाद आहत स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक पोस्ट कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बेशक मैं कम बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत के खिलाफ नहीं बोलूंगा। नीरज ने लिखा कि मैं आम तौर पर कम बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो गलत समझता हूं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा, खासकर तब जब बात हमारे देश के प्रति मेरे प्यार और मेरे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने की आती है। नीरज ने लिखा कि पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद NC क्लासिक में अरशद की मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता। मेरा देश और उसका हित हमेशा सबसे पहले रहेगा। जो लोग अपने लोगों के नुकसान से गुजर रहे हैं उनके लिए मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। पूरे देश के साथ साथ जो कुछ हुआ है उससे मैं भी आहत और क्रोधित हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश की प्रतिक्रिया एक राष्ट्र के रूप में हमारी ताकत दिखाएगी और न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुख है कि मुझे अपने लोगों को सफाई देनी पड़ रही है। मैं इतने सालों से देश के प्रति गर्व के साथ खड़ा हूं और इसीलिए मेरी ईमानदारी पर सवाल उठते देखना दुखद है। मुझे दुख होता है कि मुझे उन लोगों के सामने खुद को समझाना पड़ता है जो बिना किसी वाजिब कारण के मुझे और मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं। हम साधारण लोग हैं, कृपया हमें कुछ और ना समझाएं। मीडिया के कुछ वर्गों ने मेरे बारे में बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं बोलता इसका मतलब यह नहीं है कि यह सच है। मुझे यह समझना भी मुश्किल लगता है कि लोग कैसे अपनी राय बदलते हैं। जब मेरी माँ ने अपनी सादगी में 1 साल पहले एक मासूम टिप्पणी की थी तो उनके विचारों की प्रशंसा की गई थी। आज वही लोग उसी बयान के लिए उन्हें निशाना बनाने से पीछे नहीं हटे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने विधायक अमीनुल इस्लाम के बयान से किनारा कर लिया है। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इस्लाम की ओर से व्यक्त किए गए विचार उनकी निजी राय हैं। उन्होंने कहा कि अमीनुल इस्लाम की ओर से की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह सरकार के साथ खड़े होने का समय है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये आतंकवादी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। AIUDF प्रमुख ने आगे कहा कि वीडियो में इस्लाम की ओर से व्यक्त किए गए विचार पार्टी के रुख को नहीं दर्शाते हैं और AIUDF पहले ही इस हमले की निंदा कर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि 22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला और 2019 का पुलवामा हमला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की साजिश का नतीजा हो सकता है। 23 अप्रैल को एक राजनीतिक रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें पुलवामा हमले और पहलगाम की घटना के बीच संबंध होने का संदेह है।
जिस दिन पुलवामा हमले में 42 भारतीय सैनिक मारे गए, मैंने कहा कि यह एक साजिश थी। सरकार ने मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने की साजिश रची। मैंने जांच की मांग की, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि 300 किलोग्राम RDX ले जाने वाला वाहन उच्च सुरक्षा वाले इलाके में CRPF के काफिले में कैसे घुस सकता है। विधायक ने कहा कि चूंकि घटना की जांच नहीं की गई, इसलिए देश के लोग अभी भी नहीं जानते कि हमला किसने किया। और अब पहलगाम हमले के बाद भाजपा कह रही है कि आतंकवादियों ने हिंदुओं पर गोली चलाई और मुसलमानों को छोड़ दिया। हालांकि बचे हुए लोगों ने कहा कि किसी का नाम नहीं पूछा गया, उन्होंने अंधेरे में छिपकर गोली चलाई। मुझे संदेह है कि पहलगाम हमला उन लोगों ने किया है जिन्होंने पुलवामा हमला किया था। दिल्ली पुलिस ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें निजामुद्दीन से गिरफ्तार किया गया। मेधा पाटकर के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और आज दोपहर में साकेत कोर्ट में उनकी पेशी होगी। बता दें कि यह कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दोष सिद्धि के बाद की गई, जो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2001 में दर्ज कराया था। उस वक्त VK सक्सेना अहमदाबाद स्थित NGO नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा था कि मेधा पाटकर ने 25 नवंबर 2000 को जारी एक प्रेस नोट में उन्हें कायर व देश विरोधी होने और उन पर हवाला लेन देन में शामिल होने का आरोप लगाया था। मामले में कोर्ट ने पाटकर को दोषी ठहराते हुए कहा था कि उनके बयान जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण और सक्सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दिए गए थे। वहीं अब इस मामले में साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने कहा कि मेधा पाटकर अदालत में उपस्थित नहीं हुई और उन्होंने जानबूझकर सजा से जुड़े आदेश का पालन नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा कि पाटकर की मंशा स्पष्ट रूप से अदालत के आदेश की अवहेलना करने और सुनवाई से बचने की थी। क्योंकि सजा पर कोई स्थगन आदेश मौजूद नहीं है, इसीलिए पाटकर को पेश कराने के लिए दबाव का सहारा लेना अनिवार्य हो गया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगली तारीख के लिए दोषी मेधा पाटकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से ज्यादा संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि पिछले 24 घंटों में महासचिव का किसी भी सरकार के साथ सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वे चिंता के साथ स्थिति पर नजर रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। UN ने कहा कि दोनों देशों को अधिकतम संयम बरतना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों देशों के बीच स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। हमारा मानना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी मुद्दे को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.